नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो मूलभूत कॉन्सेप्ट था उसके बारे में जाना था। जैसे कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है उसके बारे में जाना था। उसके अलावा अर्थशास्त्र के कौन सी शाखाएँ होती है, अर्थात व्यष्टि एवं समष्टि, जिसे माइक्रो एवं मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं, उसके बारे में जाना था। और जो मतलब सब्जेक्ट का मूलभूत जानकारी होती है उसके बारे में जाना था। आज हम उसी क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रकार में जानेंगे और देखेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था को अगर देखते हैं हम, इसको प्रकार के बारे में जानेंगे तो अर्थव्यवस्था वर्गीकरण या विभाजन जो है 3 आधारों पर मूल रूप से किया जाता है। पहला आधार है नियंत्रण के आधार पर अर्थात कंट्रोल के आधार पर, दूसरा है विकास के आधार पर अर्थात डेवलपमेंट के आधार पर, और तीसरा है वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थात कोई इकोनॉमी या अर्थात अर्थव्यवस्था का संबंध जो है विश्व के अन्य देशों के साथ है या नहीं है। तो उस आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को मूल रूप से 3 आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला है नियंत्रण के आधार पर, दूसरा विकास के आधार पर और तीसरा है वैश्विक संबंधों के आधार पर। अब हम इसी के बारे में जानेंगे डिटेल में कि किस आधार पर कौन सी अर्थव्यवस्था किस नाम से जानी जाती है, अर्थात इन तीनों के आधार पर अर्थव्यवस्था को जो है कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियंत्रण के आधार पर। तो नियंत्रण के आधार पर यदि इकोनॉमी का डिवाइडेशन किया जाए अर्थात क्लासिफिकेशन किया जाए तो इसको तीन वर्गों में विभाजित किया जाएगा। पहला है उदारवादी अर्थव्यवस्था, इसे लिबरल इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इस नियंत्रण के आधार पर उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिस पे जो है उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो भी साधन होते हैं उसमें बाजार शक्ति जो है प्रभावी होती है, अर्थात बाजार की जो शक्ति है वो प्रभावित होती है। वैसी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है। और इसी उद्देश्य के साथ जो है जैसे मान लीजिए कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है, उसका प्राइस जो है कीमत का निर्धारण कैसे होगा, यह बाज़ार की शक्तियों पर निर्भर करता है। यहाँ बाज़ार की शक्तियों से तात्पर्य बाज़ार में वस्तु की मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करता है, आपूर्ति पर निर्भर करता है। अर्थात डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ लागू होता है और डिमांड और सप्लाई के अनुसार ही किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उसका कीमत निर्धारण किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, न के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उदारवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देखा जा सकता है। यहाँ जो है सरकार जो है उत्पादन के साधनों पर जो उसका नियंत्रण जो है बहुत ही न्यूनतम होता है। ज़्यादातर केस में जो है बाजार की शक्तियाँ ही अर्थात फर्म ही वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वही निर्धारित करती है, क्योंकि उसका मूल मंत्र जो है यह डिमांड एंड सप्लाई अर्थात किसी वस्तु का मांग और आपूर्ति के आधार पर ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसका कीमत का निर्धारण किया जाता है और उसका विक्रय किया जाता है। तो इस तरह से इसको उदारवादी एवं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है, लिबरल अथवा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब आगे हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? इस अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर जो है राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, अर्थात इसमें निजी क्षेत्र का कोई योगदान नहीं होता। वह जन कल्याण की भावना से होती है, किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, उसका कीमत का निर्धारण कितना रखना है और कितनी आपूर्ति करना है, इस सब का निर्धारण जो है राज्य द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण को देखा जाए तो पूर्व सोवियत संघ अर्थात वर्तमान में जो रूस है वह जो है इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन आज के डेट में समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी कोई ऐसी एक कंट्री नहीं बची है जो पूर्णतः स्वामित्व हो। वहाँ भी थोड़े थोड़े इसके जो लक्षण है पूंजीवादी के दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो एक स्वरूप है इसके आधार पर हम लोग रसिया को देख सकते हैं जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के कंडीशन को फुलफिल करता था पूर्व में। अर्थात वर्तमान में तो थोड़ा उसका स्वरूप में चेंजिंग आया है, परिवर्तन आया है। तो इस तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है निजी क्षेत्र का योगदान नगण्य होता है। उत्पादन के जो भी साधन होते हैं उस पर जो है राज्य का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण होता है और किस वस्तु का कितना उत्पादन किया जाना है इस सब का निर्धारण जो है राज्य द्वारा किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो है उदारवादी अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का समन्वय होता है, यानी दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था प्लस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यह दोनों के लक्षण जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारतीय इकोनॉमी का स्वरूप क्या है, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो वह मिश्रित है। इसमें विकल्प में दे दिया रहता है समाजवादी, पूंजीवादी, उदारवादी एवं मिश्रित, तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ अर्थात सरकार की भूमिका के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भूमिका होती है, तो इस आधार पर यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। न तो यह समाजवादी और न ही यह पूंजीवादी है, अर्थात दोनों का स्वरूप भारत में पाया जाता है। अर्थात सरकार सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्रों का भी यहाँ अस्तित्व है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 में एक आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई थी और उस मंदी के दौरान जो है अमेरिका को यह सूझ नहीं रहा था कि इससे कैसे उभरा जाए। तो वहाँ पर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स। तो इन्होंने जो है यह उपाय सुझाया था, कैपिटलिस्ट मतलब जो भी आर्थिक मंदी आई थी 1929 की महान मंदी, उससे निकलने का यह उपाय बताया था और बोला था सरकार को कि सरकार यदि लोगों को, नागरिकों को कोई काम नहीं है तो वो गड्ढा खोदवाए और गड्ढा को फिर भरवाए, ताकि इससे जो है सरकार के थ्रू लोगों के पास इनकम जाएगा तो वो उससे सामान खरीदेगा, जिससे वस्तुओं का मांग होगा, वस्तुओं के मांग होगा तो फिर प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से वो आर्थिक के मंदी के जो सर्कल है उससे निकला जा सकता है। तो इसी आधार पर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ। जैसे मान लीजिए रसिया जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था और चाइना जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन दोनों जो है असफल, मतलब पूर्णतः सफल नहीं है। इसलिए क्योंकि वहाँ ना तो समाज को मतलब सरकार ही पूरी नियंत्रण पर रखेगी तो बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट रुक जाएगा, क्योंकि वो समाज ही निर्धारित करेगी। कुछ लोग दूसरे चीज़ों के उपभोग की मांग करते हैं तो उनकी उपभोग की वस्तुएं उत्पादन नहीं की जाएगी। उसी तरह पूंजीवादी है, तो यदि सारे वस्तु कैपिटलिस्ट ही निर्धारित करेंगे और उसका कीमत का निर्धारण करेंगे तो आम नागरिक नागरिक होंगे, हो सकता है कि उनको वो शक्ति नहीं हो, अर्थात उतना इनकम नहीं हो कि वह किसी वस्तु को खरीद सके। तो इस आधार पर देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसमें समाजवादी के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण विद्यमान होते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव जो है अर्थशास्त्र के तो जनक थे एडम स्मिथ। इनकी एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको वेल्थ ऑफ नेशन शॉर्ट में बोलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक का पूरा नाम जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है, लेकिन शॉर्ट में यह फेमस जो है वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह पुस्तक जो है 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव माना जाता है, अर्थात उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और एडम स्मिथ का मानना था, इनका मानना था कि बाजार जो भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो उसमें सरकार की जो भूमिका हो वह नगण्य रहे, अर्थात उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप न करे। तो इस तरह से देखा जाए तो एडम स्मिथ साहब जो है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक के पश्चात हुई। अब हम देखेंगे विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है अविकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित, इसको भी बोलते हैं लेस डेवलपिंग कंट्री, या विकासशील अर्थव्यवस्था को डेवलपिंग इकोनॉमी और विकसित अर्थव्यवस्था को डेवलप्ड इकोनॉमी। अब हम ये देखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था को किस तरह से विकसित कहा जाता है, किस आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है और किस आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो जो अविकसित अर्थव्यवस्था है यह एक ऐसा
क्षेत्र है या ऐसा देश है जहाँ पे जो विकास की प्रक्रिया जो है अभी बहुत धीमी है, अर्थात वहाँ के जो रिसोर्सेस है उनका दोहन भी कम है, वहाँ के नागरिकों का प्रति व्यक्ति आय कम है, रोजगार का स्तर जो है बहुत नीचा है, औद्योगिक प्रगति न के बराबर होती है। तो इसे जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे यहाँ साउथ अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री को इसमें रखा जाता है। उसके पश्चात जो है विकासशील अर्थव्यवस्था अर्थात डेवलपिंग इकोनॉमी, इसे लेस इकोनॉमी अर्थात अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो हमारा भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था में यह तो ना तो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, न ही अविकसित, अर्थात यह जो है अर्थव्यवस्था के विकास का जो क्रम है उससे निकल कर आगे होती है और यह विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होती है। अर्थात इस अर्थव्यवस्था की जो स्थिति होती है वह अविकसित अर्थव्यवस्था से श्रेष्ठ श्रेणी में होती है। अर्थात यहाँ के जो नागरिकों का अविकसित अर्थव्यवस्था के नागरिकों के इनकम, रोजगार, औद्योगिक विकास, विनिर्माण या निर्माण की वस्तुओं की अपेक्षा इसमें ये सारी क्रियाएं अधिक बेहतर होती है, अर्थात श्रेष्ठ होती है। तो इसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तीसरा क्या है, यह विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ विकसित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे बेरोजगारी का दर जो है न्यूनतम स्तर पर हो, वहाँ के नागरिकों का प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, उपभोग का स्तर अधिक हो, पूंजी निर्माण की जो है दर अधिक हो। इस तरह से जो सारी आर्थिक गतिविधियां हैं वह अपने श्रेष्ठ श्रेणी में, उच्चतम श्रेणी में होती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिया अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, और दूसरा विकसित अर्थव्यवस्था, तीसरा विकसित अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत जो है हम लोग रखते हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सारी कंट्रियों को, ब्रिटेन को हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था के श्रेणी में रखते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी में हम लोग चाइना भी आता है, ये भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है। तो ये जो सारी कंट्री है जो डेवलपिंग इकोनॉमी में आते हैं। और साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्री है जो अविकसित अर्थव्यवस्था में, अर्थात वहाँ विकास की जो क्रम है अभी वो बहुत धीमी है। तो इस तरह से हम लोग विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखा। अब अगला जो वर्गीकरण होता है वह वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण है। इससे तात्पर्य है कि वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला खुली अर्थव्यवस्था अर्थात ओपन इकोनॉमी, दूसरा बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी। अब हम लोग देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था। तो बाहरी संबंधों के आधार पर अर्थात विश्व के जो अनेक देश हैं उन देशों के संबंध के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसके शेष विश्व के साथ, अन्य देशों के साथ व्यापार जो है होता है, आयात निर्यात होता है, तो उसको हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस अर्थव्यवस्था का किसी दूसरे देशों के साथ अर्थात विश्व के अन्य देशों के साथ किसी प्रकार का बाह्य संबंध नहीं होता है। यहाँ बाह्य संबंध का मतलब है कि नहीं तो किसी देश को वो किसी चीज़ का आयात निर्यात करता है और न ही किसी दूसरे देश से वो अपने देश के अंदर आयात करता है, अर्थात इसकी सीमा जो है पूरी तरह बंद होती है। तो इसलिए इसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहती है। अर्थात विश्व के दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध, इसका किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं होता है। इस संबंध के न होने के कारण न ही यह देश दूसरे देशों से किसी वस्तु या सेवा का आयात करता है और न ही यह दूसरे देशों को अपनी वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बंद अर्थव्यवस्था के बारे में, यह पूछा भी जाता है। बंद अर्थव्यवस्था को जो है यहाँ होता है कि जीडीपी और जीएनपी, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब नेशनल इनकम चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे हम लोग इससे संबंधित मतलब नेशनल इनकम से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद हो गया नेट जीडीपी किसे बोलते हैं, एनडीपी, ये सब जो जितनी अवधारणाएं हैं हम लोग नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ बंद अर्थव्यवस्था में जो है जीडीपी बराबर जीएनपी होता है। जीडीपी बराबर जीएनपी, जीडीपी बराबर जीएनपी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग नेशनल इनकम को समझते हैं जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। इसमें ऐसा इसलिए क्योंकि जीडीपी जो है जीएनपी के बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ एक्स से तात्पर्य एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात से है और एम से तात्पर्य इंपोर्ट अर्थात आयात से है।
तो जीएनपी निकालने के लिए हम लोग जीडीपी में से क्या करते हैं, जो निर्यात होता है उसको प्लस करते हैं, जो आयात होता है उसको माइनस करते हैं। लेकिन बंद इकोनॉमी में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। अर्थात बंद इकोनॉमी जो है, क्लोज्ड इकोनॉमी, नहीं तो यह किसी देश को किसी वस्तु का निर्यात करता है और ना ही दूसरे देश से किसी वस्तु का आयात करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जीएनपी बराबर जीडीपी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो दोनों फैक्टर है, एक्स माइनस एम अर्थात निर्यात माइनस आयात, ये तो इसके में पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि इसका संबंध जो है किसी दूसरे देशों के साथ है ही नहीं। तो इस आधार पर देखा जाए तो बंद इकोनॉमी में अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी में, बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी जीएनपी के बराबर होता है। और क्यों होता है ये भी हम लोग देख लिए। अब बंद इकोनॉमी के संदर्भ में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो उत्तर कोरिया को माना जाता है। उत्तर कोरिया को माना जाता है, यह जो है क्लोज्ड इकोनॉमी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह वास्तविक यह स्थिति किसी भी कंट्री में नहीं पाया जाता। कोई भी कंट्री आज के डेट में क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। ऐसा इसलिए कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ संबंधों के आधार पर कुछ ना कुछ दूसरे देशों से आयात करता है और अपने यहाँ से निर्यात करता है। यह एक आदर्श स्थिति आज के डेट में संभव नहीं है। लेकिन जो है हम लोग वैश्विक संबंधों के आधार पर जो है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के तहत विभाजन होता है, तो इसलिए हम लोग ने बता दिया। अब एक और विभाजन होता है, इसके बाद हम देखेंगे विश्व बैंक द्वारा भी देशों का वर्गीकरण किया जाता है। यह प्रति व्यक्ति आय मतलब जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर जो है, ग्रॉस नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व के देशों का वर्गीकरण किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को यह वर्गीकरण किया जाता है। 1 जुलाई को फिर से यह मतलब अद्यतन करता है, रिवाइज करता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को विश्व बैंक द्वारा विश्व के जितने देश है उसको जो है जीएनआई प्रति व्यक्ति आधार, जीएनआई प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकरण करता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अब इसके आधार पर हम देखेंगे कि विश्व के देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इसके आधार पर जो है विश्व के देशों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला जो वर्ग है उसको हम लोग लो इनकम इकोनॉमी या कंट्री समझिए, लो इनकम कंट्री अर्थात निम्न आय वाला देश। इसका जो इनकम का आधार है, जो बेस है, वह 285 यूएस डॉलर अर्थात यूएसडी। अर्थात जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय अर्थात जीएनआई प्रति व्यक्ति आय 285 यूएस डॉलर से कम है, उसको जो है लो इनकम वाला कंट्री अर्थात निम्न आय वाला देशों की श्रेणी में रखा जाता है। इसका अगला जो विभाजन है वो है लो मिडल इनकम कंट्री अर्थात निम्न मध्यम आय वाला देश। इसमें जो इनकम का जो आधार है, जो बेस है, वह है 286 यूएस डॉलर से 4255 यूएस डॉलर। अर्थात जिन देशों का जीएनआई प्रति व्यक्ति आय 286 से 4255 डॉलर के बीच है, उन देशों को जो है लो मिडल इनकम अर्थात निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा जो देश है अर्थात तीसरा जो वर्गीकरण है, इसको हम लोग अपर मिडल इनकम वाला कंट्री अर्थात उच्च मध्यम आय वाला देश। इसका जो इनकम का आधार है वह है 4256 से लेकर 13,205 यूएस डॉलर। अर्थात जिन देशों का जीएनआई प्रति व्यक्ति आय 4256 डॉलर से लेकर 13,205 डॉलर है,
अर्थात जिन देशों का GNI प्रति व्यक्ति आय $4256 से लेकर $13,205 के बीच में है, USD डॉलर अर्थात US डॉलर का बात हो रहा है यहाँ, तो इन दोनों के बीच में है, उसको जो है हम लोग अपर मिडल इनकम वाला कंट्री अर्थात उच्च मध्यम आय वाला देश की श्रेणी में रखा जाता है। चौथा जो वर्गीकरण है वर्ल्ड बैंक का वह है हाई अपर कंट्री, हाई इनकम कंट्री, इनकम कंट्री अर्थात उच्च आय वाले देश, उच्च आय वाला देश या इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बोलिए, उच्च आय वाला देश या इकोनॉमी। तो इसको जो है $13,205 से अधिक अर्थात जिन देशों का GNI प्रति व्यक्ति आय $13,205 से अधिक है उसे जो है हाई इनकम वाला कंट्री अर्थात हाई इनकम इकोनॉमी कहा जाता है और ऊंच आय वाला देश बोला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक जो है प्रत्येक वर्ष विभाजन करता है और वह उसका विभाजन का आधार जो है GNI प्रति व्यक्ति आय होता है और इस आधार पर लो मिडल इनकम कंट्री अर्थात इकोनॉमी, अपर मिडल इनकम, हाई इनकम कंट्री या इकोनॉमी अर्थात निम्न आय वाला देश, निम्न मध्यम आय वाला देश, उच्च मध्यम आय वाला देश एवं उच्च आय वाला देश। तो इस तरह से हम लोग देखें तो विश्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2000 या दोस्तों यह विभाजन जो है यह वर्ष 2023 के लिए है, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए है, क्योंकि यह जो है सबसे अद्यतन है। अभी तक जो विश्व बैंक का वर्गीकरण है यह 1 जुलाई 2022 को किया गया था, 1 जुलाई 2022 को, और अगला जो इसका क्लासिफिकेशन होगा जो अपडेट करेगा विश्व बैंक तो यह 1 जुलाई 2023 को करेगा। तो यह 1 जुलाई 2023 को जो करेगा तो यह जो है फाइनेंशियल ईयर अर्थात वित्तीय वर्ष 2024 के लिए होगा। तो अभी जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये अभी करंट में यही चल रहा है जो हमने आपको यहाँ पे बताया, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार होते हैं अर्थात किन किन आधारों पर उनका कौन कौन सा प्रकार होता है उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।